अब हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के उलगुलान के फलस्वरूप झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू हुआ। कब? तो बिरसा मुंडा के उलगुलान के फलस्वरूप। ठीक है, छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 1902 में। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? तो जॉन एच हॉफमैन ने। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितना अध्याय है? तो 19 अध्याय है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितना धारा है? तो 271। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मुंडारी, खुटकटी, भुईहरी, कोड़कर आदि की जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। किनकी जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था? तो मुंडारी, खुटकटी, भुईहरी और कोड़कर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य भूमि पर अवैध कब्जे को रोकना था। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल 16 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना खर्च हुआ था? 16 लाख रुपया खर्च हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो ट्रवर्स सर्वे कहलाता है। क्या? ट्रवर्स सर्वे कहलाता है। सीएनटी एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो कैडस्ट्रल सर्वे कहलाता है। क्या? कैडस्ट्रल सर्वे कहलाता है। कैडस्ट्रल सर्वे में भूमि के रिकॉर्ड एवं मैप की जानकारी होती है। क्या क्या होता है उसमें? तो भूमि की रिकॉर्ड और मैप की जानकारी होती है। इसके आधार पर कर का निर्धारण होता है। ठीक है, 1903 तक सीएनटी एक्ट का प्रारूप भी तैयार हो चुका था। कब तक? तो 1903 तक। 1927 के रिविजनल सर्वे 1927 के रिविजनल सर्वे और 1930 के सेटलमेंट अभियान में प्लॉट एवं जमींदारों को दी जाने वाली करों का विवरण था। ठीक है, प्रत्येक रैयत को एक खतियान दिया गया था। क्या दिया गया था? खतियान। आज भी झारखंड में कैडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे जमीन का एकमात्र प्रमाणिक रिकॉर्ड है। ठीक है, सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 12 की धाराएं 81 में भूमि रिकॉर्ड का निर्माण और इसकी विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, और धारा 83 में भूमि अधिकारों के रिकॉर्ड के अंतिम प्रकाशन के पहले आरंभिक प्रकाशन की जाती है, जिसमें आपत्तित मांगी जाती है। इसका अंतिम प्रकाशन राजस्व अधिकारी करवाता है। कौन करवाता है? तो राजस्व अधिकारी करवाता है। सीएनटी एक्ट 1908 झारखंड की जनजातियों के लिए मैग्ना कार्टा है। क्या है? तो झारखंड की जनजातियों के लिए मैग्ना कार्टा है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू है। कितने प्रमंडल में? 4 प्रमंडल में लागू है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल 18 जिलों में लागू है। कितने जिले में? 18 जिला में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल में लागू है। कौन कौन प्रमंडल में लागू है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम? तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल में लागू है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम संथाल परगना प्रमंडल में लागू नहीं है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अभी तक कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो 26 बार। कितना बार? 26 बार संशोधन किया जा चुका है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन ली जा सकती थी। ठीक है, 2016 के संशोधित एक्ट के तहत अब सरकार उद्योग और खनन कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि के लिए भी जमीन ले सकेगी। किस संशोधन के तहत? तो 2016 के संशोधित एक्ट के बाद। ठीक है, 1908 के एक्ट में मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अर्थात जमीन की प्रकृति अगर कृषि है तो मालिक उसका इस्तेमाल कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्य में नहीं कर सकता था। किस एक्ट में ऐसा नियम था? तो 1908 के एक्ट में ऐसा नियम था कि मालिक अपना जमीन की प्रकृति नहीं बदल सकता था। ठीक है, 2016 के संशोधित एक्ट द्वारा मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया। 2016 के संशोधित एक्ट द्वारा मालिक को क्या दिया गया? तो जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया। और कोई जमीन मालिक
अपनी कृषि योग्य जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर सकेगा। इस जमीन पर मकान, दुकान आदि का निर्माण कर सकेगा। किस संशोधित एक्ट के बाद? तो 2016। ठीक है, 2016 के संशोधित एक्ट के अंतर्गत अब कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। साथ ही SAR कोर्ट में जमीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? CNT एक्ट 1908 के मुख्य धाराएं। ठीक है, धारा 1 देखेंगे हम लोग पहले। धारा 1 में क्या है? तो इसमें अधिनियम का नाम CNT एक्ट 1908 है। धारा 1 में क्या है? इसमें अधिनियम का नाम CNT एक्ट 1908 है। यह अधिनियम नगरपालिका एवं फौजी छावनी सहित संपूर्ण छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में 11 नवंबर 1908 से लागू है। कब से? 11 नवंबर 1908 से लागू है। धारा 3, इसमें अनेक शब्दों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जैसे काश्तकार। काश्तकार किसको बोलते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि रखता हो या धारण करता हो, इसके बदले में अन्य व्यक्ति को लगान देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? काश्तकार बोलते हैं। और टेन्योर होल्डर किसको बोलते हैं? वैसा व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार जमीन धारण करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो टेन्योर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, इस कानून में उपायुक्त को कार्य संपन्न करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व पदाधिकारी या उपायुक्त कलेक्टर के द्वारा अधिकृत उप समाहर्ता को भी उपायुक्त के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, धारा 4 में क्या है? तो इसमें काश्तकारों का निम्नलिखित श्रेणियों में उल्लेख है, जैसे टेन्योर होल्डर, रैयत, दर रैयत, मुंडारी, खुटकटीदार। और धारा 5 में क्या है? तो इसमें टेन्योर होल्डर शब्द के अर्थ का उल्लेख है। किसमें? तो धारा 5 में टेन्योर होल्डर जमींदार का आशय वैसे व्यक्ति से है जो अपने प्रोप्राइटर से लगान वसूलने एवं खेती के लिए जमीन पर काश्तकार को स्थापित करने का लक्ष्य रखता हो। ऐसे जमींदारों के वंशज भी जमींदार कहलाएंगे। यह किस में है? तो धारा 5 में है। 1869 के छोटानागपुर टेन्योर एक्ट में बनी पंजी रजिस्टर में जमींदारों का नाम दर्ज है। किसमें? 1869 के छोटानागपुर टेन्योर एक्ट में। ठीक है, अब धारा 6 देखेंगे। इसमें रैयत शब्द का उल्लेख है। किसमें? तो धारा 6 में वैसा व्यक्ति को काश्त खेती के उद्देश्य से कृषि प्रोप्राइटर जमींदार या मुंडारी खुटकटीदार के अधीन जमीन रखने या धारण करने का अधिकार पाया, ऐसा रैयत अपने परिवार के सदस्यों या भाड़ा या नौकरों या साझेदारों के सहयोग से खेती कार्य करता या करवाता है। अर्थात प्रोप्राइटर या जमींदार या मुंडारी या खुटकटीदार से खेती के लिए जमीन प्राप्त करता है। खेती के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इस जमीन का रैयत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? भूतखेता, डाली कटारी, पहनाई, भुईहरी, मझिहर जैसे भूमि काश्तकार की श्रेणी में न आकर टेन्योर की श्रेणी में रखा जाएगा। कौन कौन भूमि को? भूतखेता, डाली कटारी, पहनाई, भुईहरी, मझिहर। ठीक है, अब देखें हम लोग धारा 7। धारा 7 में क्या है? तो इसमें खुटकटी हक प्राप्त रैयत, खुटकटी का अर्थ का उल्लेख है। किसमें? धारा 7 में गांव के मूल प्रवर्तक और उसके नर वंशजों के द्वारा जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई ताकि भूमि का उपभोग हो सके। ठीक है, ऐसे खुटकटी जमीन के खुद खुटकटीदार को खुटकटी का हक प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे धारा 8। धारा 8 में क्या है? धारा 8 में इसमें मुंडारी खुटकटीदार शब्द का उल्लेख है। किसमें? धारा 8 में इसका आशय वैसे व्यक्ति से है जो जंगल की भूमि को जोत में लाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार रखता है। मुंडारी खुटकटीदार ना तो रैयत है और ना ही जमींदार। चूंकि रैयत नहीं है इसलिए वह लगान नहीं देता है। ठीक है, मुंडारी खुटकटीदार अपने अधीन रैयत प्रजा बैठा सकता है। ठीक है, जिनसे वह लगान का हक रखता है। ये किस में है? धारा 8 में है। अब हम लोग देखेंगे धारा 16। धारा 16 में क्या है? इसमें कायमी रैयत के हक को बनाए रखने का प्रावधान है।
इसमें कायमी रैयत के हक को बनाए रखने का प्रावधान है। किसमें? तो धारा 16 में। इस कानून के लागू होने के पूर्व यदि किसी रैयत ने भूमि का कायमी हक प्राप्त कर लिया है तो वह बना रहेगा, भले ही रैयत ने इसे 12 वर्षों से खेती न किया हो या इसे धारण न किया हो। किसमें लिखा हुआ है? धारा 16 में लिखा हुआ। अब हम लोग धारा 17 देखेंगे। इसमें क्या है? इस कानून के लागू होने के पहले या बाद या दौरान यदि किसी रैयत ने 12 वर्षों से अधिक समय तक कोई जमीन धारण किया हो तो वह व्यक्ति उस गांव का बंदोबस्ती रैयत माना जाएगा। यह किस में लिखा हुआ है? तो धारा 17 में लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे धारा 18। कुछ स्थितियों में भूईहर और मुंडारी खुटखटीदार बंदोबस्ती रैयत माने जाएंगे, जिनका ये रैयत के रूप में खेती करते हैं। इनका स्वयं का भूईहरी या मुंडारी खुटखटीदार जमीन और भूस्वामियों के विशेषाधिकार भूमि मजहस की स्थिति में बंदोबस्त रैयत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। धारा 19 देखेंगे हम लोग। धारा 19 में क्या है? तो गांव के प्रत्येक बंदोबस्ती रैयत को कायमी हक प्राप्त होगा। ये किस में है? धारा 19 में। ठीक है, अब धारा 20 देखते हैं हम लोग। धारा 20 में क्या है? प्रोप्राइटर या जमींदार को अपने निर्धारित जमीन का हक प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह रैयत की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग धारा 21। इसमें रैयतों को जमीन का उपयोग संबंधी अधिकार है। किसमें? 21 में। कोई रैयत स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार जमीन का उपयोग कर सकता है। किसके अनुसार? तो रीति रिवाज के अनुसार अपने ज़मीन का उपयोग कर सकता है, अथवा वह अपने ज़मीन का इस तरह उपयोग करेगा कि ज़मीन के मूल्य को कोई भौतिक क्षति ना पहुँचे। किस में लिखा हुआ है? धारा 21 में। और जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन है उसके लिए अनुपयुक्त ना हो जाए, ऐसा ज़मीन का उपयोग करना है। ठीक है, इस धारा के प्रावधानों को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाने पर कायमी रैयत जमीन का अपना हक खो देगा। ठीक है, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कायमी रैयत अपनी ज़मीन का निम्नलिखित उपयोग कर सकता है। देखते हैं कैसे उपयोग करेगा। तो रैयत या उसके परिवार के घरेलू और कृषि कार्य के लिए ईंट और खपड़ा बना सकता है। ठीक है, पीने का पानी, घरेलू कार्य, मछली पालन या कृषि कार्य के लिए तालाब, कुआं, बांध और आहर का निर्माण कर सकता है। यह किस में लिखा हुआ है? तो धारा 21 में। रैयत या उसके परिवार के घरेलू या कृषि कार्य, व्यापार या कुटीर उद्योग के उद्देश्य के लिए भवन निर्माण भी कर सकता है। किस में लिखा हुआ है? तो धारा 21 में। जमीन को कोड़कर बनाना, सिंचाई कूप, आवासीय भवन, फार्म हाउस या अन्य भंडार बनाना कायमी रैयत का हक है। इन कार्यों के लिए जमींदार की अनुमति की आवश्यकता नहीं लेना होगा। ठीक है, अब धारा 21 का ए देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है? कायमी रैयत को अपनी भूमि पर पेड़ व बांस लगाने व काटने का अधिकार है। किसमें ऐसा है? तो धारा 21 के ए में। ऐसी अवस्थिति पर पेड़ के फल, फूल एवं अन्य उत्पाद के उपभोग का भी अधिकार है। ठीक है, ऐसी भूमि पर स्थित पेड़ पर लाह एवं कुकुन उगा सकता है और इसका उपयोग भी कर सकता है। ऐसा किस में लिखा हुआ है? धारा 21 के ए में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे धारा 22। इसमें क्या है? यदि कायमी रैयत द्वारा धारा 21 के अंतर्गत उल्लेखित उद्देश्यों से अलग अपनी भूमि का प्रयोग करता है तो जमींदार कायमी रैयत को उसकी भूमि के हक से वंचित कर सकता है, अन्यथा नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं धारा 37। इसमें क्या है? खुटकटी हक प्राप्त व्यक्ति रैयत की श्रेणी में आता है। किस में आता है? तो रैयत की श्रेणी में आता है जिसको खुटकटी हक प्राप्त है, और कायमी रैयत के तरह उसे भी जमीन का हक प्राप्त है। ठीक है, धारा 38 देखते हैं। धारा 38 में क्या है? इसमें गैर कायमी रैयत को जमींदार से पट्टा पाने का हक है। इसमें गैर कायमी रैयत को जमींदार से पट्टा पाने का हक है। किस में है? तो धारा 38 में ऐसा लिखा हुआ है। अब देखेंगे धारा 41। धारा 41 में क्या है? तो गैर कायमी रैयत को लगान बकाया होने या स्थानीय दस्तूर के अनुसार जमीन का उपयोग न करने, लीज की अवधि समाप्त होने पर उसे उसके जमीन के हक से निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है,
यहाँ पट्टा लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को लीज बोला जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, धारा 43। धारा 43 में क्या है, इसमें कुछ खास प्रकार की भूमि के दखलकारों को कायमी हक नहीं मिल सकता है, जैसे जमींदारों की विशेष अधिकार की भूमि या मजहस और भू अर्जन कानून के अंतर्गत सरकार के द्वारा अधिकृत भूमि आता है इसमें, ठीक है। धारा 44 देखेंगे, इसमें प्रत्येक रैयत को अपने जमींदार से एक पट्टा पाने का हक है, जिसमें ज़मीन का प्लॉट नंबर, रकबा और चौहद्दी, सालाना लगान इत्यादि का उल्लेख होता है। किसमें है इसे, धारा 44 में। अब हम लोग देखेंगे धारा 46, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें रैयतों को अपने अधिकार के अंतरण को क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध है। अंतरण का अर्थ जमीन की खरीद बिक्री, बंधक, उपहार इत्यादि से है, ठीक है। कोई रैयत बंधक के द्वारा 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, कितना, तो 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भूमि का अंतरण नहीं कर सकता है। रैयत बिक्री, उपहार, अनुबंध के द्वारा भूमि का अंतरण नहीं करेगा, ऐसा करना गैर कानूनी होगा, ठीक है। अधिकतम 7 वर्षों तक भुक्त बंधा में लगा सकता है, जो कि कानून रूप से मान्य है, ठीक है। कोई एसटी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किसी एसटी को ही अपनी भूमि का अंतरण कर सकता है, बशर्ते खरीदने वाला व्यक्ति जो होगा, बिक्री करने वाला व्यक्ति एसटी होगा और उसी पुलिस थाने का निवासी होगा जहाँ पर अंतरण की जाने वाली हो वह ज़मीन, ठीक है। और कोई एससी अपनी ज़मीन उपायुक्त की अनुमति से ही एससी को ही अंतरण करेगा, ठीक है। दोनों उसी जिला के निवासी भी होना चाहिए जहाँ पर ज़मीन स्थित है। और ओबीसी जो है उपायुक्त की अनुमति से ही ओबीसी को ही भूमि का अंतरण करेगा, बशर्ते दोनों उसी जिला के निवासी हो जहाँ ज़मीन स्थित है, ये कंडीशन है, ठीक है। यदि किसी रैयत ने बंधक के द्वारा भूमि का अंतरण किया है तो बंधक की अवधि पूरी होने के 3 वर्षों के अंदर, कितने वर्षों के अंदर, 3 वर्षों के अंदर रैयत के द्वारा आवेदन देने पर रैयत को उपायुक्त जमीन दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा जमीन, तो उपायुक्त। यदि किसी आदिवासी ने गैर आदिवासी को जमीन का अंतरण किया है, कौन, तो आदिवासी अगर किसी गैर आदिवासी को जमीन का अंतरण किया है और 12 वर्षों की अवधि के अंदर जमीन को वापसी के लिए उपायुक्त को आवेदन दे देता है, ठीक है, और उपायुक्त अंतरण को गलत पाए जाने पर ऐसे अंतरण को रद्द कर देता है, ठीक है, और खरीदार को जमीन से निष्कासित कर देगा। यह अधिकार किसके पास है, तो उपायुक्त के पास है। अब हम लोग देखेंगे धारा 49। इसके अंतर्गत रैयत उचित एवं पर्याप्त कारणों से अपनी भूमि का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अंतरण कर सकता है। क्या कंडीशन है, तो उद्योग एवं इसकी अनुषंगिक इकाई के लिए, और दूसरा खनन या अनुषंगी इकाई के लिए, अर्थात इस धारा के तहत सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए जमीन जो है जनजातीय जमीन का अंतरण हो सकता है। किसके लिए, तो उद्योग और खनन के लिए। इसमें खरीदार कोई जाति का सदस्य नहीं होता है, बल्कि कोई संस्था, संगठन, बोर्ड या निगम हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे धारा 71। इसमें क्या है, यदि किसी काश्तकार की भूमि गैर कानूनी तरीके से अंतरित की जाती है और कायमी रैयत 3 वर्षों के अंदर और रैयत जो है 1 वर्षों के अंदर, कायमी रैयत 3 वर्ष के अंदर और रैयत 1 वर्ष के अंदर उपायुक्त को आवेदन दे देता है, ठीक है, तो जांच के उपरांत रैयत को जमीन पर कब्जा दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा, तो उपायुक्त, ठीक है। बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के द्वारा धारा 71 में एक उपधारा 71A शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें प्रावधान है कि यदि उपायुक्त को किसी भी समय सूचना प्राप्त होता है कि आदिवासी रैयत की भूमि का धारा 46, कौन सा धारा 46 का उल्लंघन करते हुए जमीन का अंतरण हुआ है, तो यह बगैर किसी क्षतिपूर्ति की जमीन दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा, तो उपायुक्त। परंतु खरीदार ने 30 वर्षों के अंदर भवन या संरचना का निर्माण कर लिया है, कितने वर्षों के अंदर, तो 30 वर्षों के अंदर, और देने में असमर्थ है या तैयार नहीं हो, तो उपायुक्त खरीदार को 6 माह के अंदर संरचना को हटाने बोलेगा कि आप अपने अति को हटा लीजिए, ठीक है, जिसकी अधिकतम अवधि कितना होगा, 2 वर्ष होगा।
उसको 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा न करने पर उपायुक्त संरचना को हटा देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धारा 71 का ए। इसके अंतर्गत शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेटरी एक्ट SAR एक्ट कोर्ट का गठन किया गया, जो जनजातीय भूमि का किसका जनजातीय भूमि का गैर जनजातियों को कंपनसेशन के माध्यम से अंतरण को वैधता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग धारा 71 का बी। भूमि का अवैध अंतरण के लिए 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। यह किस में लिखा हुआ है? तो धारा 71 के बी में। धारा 118 में क्या है? इसमें जमींदारों के विशेषाधिकार भूमि की परिभाषा है। जमींदारों के विशेष भूमि की परिभाषा किस में है? तो धारा 118 में। विशेषाधिकार भूमि का आशय वैसी भूमि से है जिस पर जमींदार स्वयं एवं अपने परिवार के द्वारा खेती करता है, अथवा अपने भाड़ा या श्रमिकों के द्वारा खेती करवाता है, अथवा काश्तकार को 1 वर्ष से कम की अवधि का पट्टा देकर खेती करवाता है। ऐसी भूमि छोटानागपुर में क्या कहलाता है? तो जीरात। इस भूमि को छोटानागपुर में क्या बोला जाता है? इस टाइप की भूमि को जीरात बोला जाता है। ठीक है, छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में ऐसी भूमि रजिस्टर में मझिहस या बैठखेता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धारा 264। इसमें क्या है? राज्य सरकार CNT एक्ट 1908 के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए नियम का निर्माण कर सकती है। ऐसा किस में है? धारा 264 में, कि CNT एक्ट 1908 के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए नया नियम निर्माण कर सकती है। ठीक है, - 2016 में CNT एक्ट की धारा 21, धारा 49 के 1 और धारा 71 के ए में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। तो ठीक है दोस्तों, इसके हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। एक इसका नया वीडियो आएगा, उसमें इससे रिलेटेड CNT से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।